नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, महिला प्रजनन क्षमता और मासिक चक्र। हमारे पास कुछ श्रोताओं के भेजे हुए नोट्स और स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल विषय को थोड़ा आसानी से समझें। जी बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार सही और पूरी जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वही। तो आज हमारा मकसद है कि इन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को साफ साफ समझें, लेकिन जो जरूरी डिटेल्स हैं उन्हें छोड़े बिना। कोशिश ये रहेगी कि ये बातचीत बोझिल ना हो, बल्कि दिलचस्प लगे। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। और हाँ, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, हम शुरुआत करेंगे बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के प्रकारों पर एक छोटी सी नजर डालने से, क्योंकि ये समझना भी, आप जानते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के पूरे सीन को समझने के लिए जरूरी है। सही बात है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए इनफर्टिलिटी या बांझपन की बात करते हैं। स्रोत में दो तरह की इनफर्टिलिटी का जिक्र है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं ये शब्द। हाँ, लगते हैं पर इनका मतलब समझना ज़रूरी है। देखिए, प्राइमरी या प्राथमिक बांझपन वो होता है जहाँ कोई महिला या कपल कोशिश कर रहा है पर गर्भधारण कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये पहली बार गर्भधारण करने में मुश्किल आना है। अच्छा, यानी पहले कभी कोई प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, कोशिश के बावजूद। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सेकेंडरी या द्वितीयक बांझपन। ये उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने पहले मतलब अतीत में कम से कम एक बार गर्भधारण किया हो, चाहे वो प्रेगनेंसी पूरी हुई हो या नहीं। अच्छा, लेकिन अब उन्हें दोबारा कंसीव करने में मतलब गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है। तो सेकेंडरी बांझपन का मतलब हुआ कि वो पहले माता पिता बन चुके हैं या कम से कम एक बार प्रेगनेंसी हुई है, पर अब नहीं हो पा रही। हाँ, बिल्कुल। और ये अंतर जानना इसलिए ज़रूरी है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, क्योंकि दोनों के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। प्राइमरी के कारण शायद शुरू से मौजूद कोई समस्या हो और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी शायद बाद में हुई किसी चीज़, जैसे कोई इन्फेक्शन या सर्जरी या लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से हो। ये तो वाकई अहम है। सही इलाज के लिए ये जानना जरूरी होगा कि दिक्कत प्राइमरी है या सेकेंडरी। एग्जैक्टली सही डायग्नोसिस के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इनफर्टिलिटी की इस बेसिक समझ के बाद अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जो महिला प्रजनन क्षमता की, कह सकते हैं, धुरी है, मासिक धर्म चक्र। स्रोत इसे एक नियमित, मतलब एक साइकिल में चलने वाली जैविक प्रक्रिया बताता है, जो शरीर को हर महीने संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। जी हाँ, और ये सिर्फ पीरियड से कहीं ज़्यादा है। ये एक बहुत ही महीन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तालमेल है हॉर्मोन्स, अंडाशय और गर्भाशय के बीच। एक अद्भुत सिस्टम है ये। हाँ, है तो। स्रोत के मुताबिक इसे समझने के लिए हम इसे दो मुख्य हिस्सों या चरणों में बांट सकते हैं। पहला है फॉलिक्यूलर चरण और दूसरा है ल्यूटियल चरण। अगर हम एक औसत 28 दिन के चक्र की बात करें, तो पहला चरण करीब दिन 1 से 14 तक और दूसरा चरण दिन 15 से 28 तक माना जाता है। हाँ, ये एक सामान्य विभाजन है। तो चलिए पहले चरण पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, फॉलिक्यूलर चरण। ये चक्र के पहले दिन से शुरू होता है, यानी जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं, और लगभग 14वें दिन मतलब ओव्यूलेशन तक चलता है। इसमें क्या क्या होता है असल में? देखिए, ये फॉलिकुलर चरण खुद में कई चीजें समेटे हुए हैं। जैसा आपने कहा, शुरुआत होती है मासिक धर्म या पीरियड से। इसे मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। ये वो टाइम है जब पिछली साइकिल में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो गर्भाशय की जो अंदरूनी परत तैयार हुई थी वो टूटकर ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। अच्छा, तो पीरियड्स दरअसल एक नए चक्र की शुरुआत है, अंत नहीं। ये बात कई लोग शायद नहीं जानते होंगे। बिल्कुल सही, ये नए चक्र का डे 1 होता है। और कमाल की बात यह है कि पीरियड्स के साथ साथ ही या कहें कि उसी दौरान इसी फॉलिकुलर चरण का एक और हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव, इसका मतलब? प्रोलिफरेटिव मतलब बढ़ना या फैलना। इस समय क्या होता है, दिमाग से निकलने वाले हार्मोन जैसे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अंडाशय को सिग्नल भेजते हैं कि भाई अब नए अंडे वाले फॉलिकल्स को बड़ा करना शुरू करो। अरे वाह, मतलब शरीर एक तरफ पुरानी तैयारी हटा रहा है पीरियड्स के जरिए, और साथ ही साथ अगली तैयारी भी शुरू। एकदम सही, बिल्कुल यही। कई फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं, पर आमतौर पर एक ही फॉलिकल होता है जो सबसे आगे निकल जाता है, डोमिनेंट बनता है और पूरी तरह मैच्योर होता है। और जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़ते हैं वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाते हैं। एस्ट्रोजन सुना है इसके बारे में। हाँ, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और ये एस्ट्रोजन फिर गर्भाशय की अंदरूनी परत जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, हाँ, एंडोमेट्रियम। उसको सिग्नल देता है कि तुम फिर से मोटी होना शुरू हो जाओ, अपने अंदर खून की नलिकाएं बढ़ाओ। ये परत ऐसे तैयार होती है कि अगर आगे चलकर
अंडा फर्टिलाइज होकर यहाँ आए तो उसे चिपकने मतलब इम्प्लांट होने के लिए एक अच्छी गद्देदार जगह मिले। तो ये पूरा चरण हुआ एक तरह से निर्माण का चरण। अंडा भी बन रहा है और गर्भाशय की परत भी बन रही है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर शोध खास जोर देता है। हम सुनते हैं ना कि साइकिल 28 दिन की होती है, हाँ, अक्सर यही सुनते हैं। पर असल में ये हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी की 25 दिन, किसी की 30-32 दिन। तो शोध कहता है कि साइकिल की कुल लंबाई में ये जो फर्क आता है ना, हाँ, उसका मुख्य कारण ये फॉलिकुलर चरण की लंबाई में होने वाला फर्क है। अच्छा, ये तो बड़ी काम की बात है। मतलब पीरियड शुरू होने से लेकर ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने तक का जो टाइम है वो घट बढ़ सकता है। बिल्कुल, यही वो पीरियड है जो वेरिएबल होता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद से ओव्यूलेशन तक का समय हर महिला में और कभी-कभी एक ही महिला के अलग-अलग साइकिल्स में भी थोड़ा बदल सकता है। तो फिर सिर्फ कैलेंडर देखकर ओव्यूलेशन का दिन पता लगाना तो मुश्किल होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये पहला फेज फ्लेक्सिबल है। ये फॉलिकुलर चरण की लंबाई का बदलना एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जानना तो वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब साइकिल की लंबाई का ज्यादातर खेल इसी पहले हिस्से में है। तो ये फॉलिकुलर चरण जो तैयारी का है, लंबा या छोटा हो सकता है। इसके बाद क्या होता है? फिर आता है दूसरा मुख्य पड़ाव, ल्यूटियल चरण। ये लगभग 15वें दिन से शुरू होकर 28वें दिन तक। हाँ, जब फॉलिकुलर चरण के आखिर में ईस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ जाता है, तो वो एक और हार्मोन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को तेजी से बढ़ाता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। यही LH सर्ज ओव्यूलेशन करवाता है। मतलब जो पका हुआ अंडा है उसे फॉलिकल से बाहर निकालकर फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ल्यूटियल चरण शुरू हो जाता है। तो ओव्यूलेशन इन दोनों चरणों के बीच का बॉर्डर हुआ एक तरह से। सही कहा। अब ओव्यूलेशन के बाद वो जो फॉलिकल था जिससे अंडा निकला, वो बेकार नहीं जाता। वो बदल जाता है एक नई चीज में, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब पीली बॉडी। ये एक अस्थायी ग्रंथि जैसा काम करता है और अब ये एक दूसरा जरूरी हार्मोन बनाना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा ईस्ट्रोजन भी बनाता है, पर मेन प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन, इसका क्या रोल है इस फेज में? प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज का हीरो है। इसका काम है एंडोमेट्रियम को, जिसे ईस्ट्रोजन ने पहले ही मोटा कर दिया था, उसको और ज्यादा मैच्योर बनाना और ज्यादा ग्रहणशील बनाना। मतलब ऐसा बनाना कि वो फर्टिलाइज्ड अंडे को अपनाने के लिए तैयार हो। स्रोत बताता है कि प्रोजेस्टेरॉन के असर से एंडोमेट्रियम की ग्रंथियां ग्लाइकोजन नाम का पोषक तत्व निकालना शुरू कर देती हैं। ग्लाइकोजन, ये क्या होता है? ये एक तरह की शुगर है, ऊर्जा का स्रोत। तो ये परत अब सिर्फ मोटी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर भी हो रही है। अच्छा, जैसे आने वाले मेहमान के लिए बिस्तर तो लगा ही दिया था ईस्ट्रोजन ने, अब प्रोजेस्टेरॉन खाने का इंतजाम भी कर रहा है। क्या बढ़िया कहा, बिल्कुल यही। इसे सेक्रेटरी चरण कहते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम पोषक तत्व स्रावित यानी सिक्रीट कर रही है। ये सब तैयारी इसलिए कि अगर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया और वो नन्हा भ्रूण कुछ दिन में गर्भाशय तक पहुंचा, हाँ, तो वो इस तैयार परत में आसानी से चिपक सके, इम्प्लांट हो सके और उसे शुरुआती दिनों में बढ़ने के लिए पोषण मिले। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की मांसपेशियों को शांत भी रखता है ताकि वो सिकुड़कर भ्रूण को बाहर न फेंक दे। कमाल का कोऑर्डिनेशन है ये तो। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ज्यादातर साइकिल्स में तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। बिल्कुल, और यही होता है ज्यादातर। अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम को कोई सिग्नल नहीं मिलता कि उसकी जरूरत है। तो लगभग 10-12 दिन बाद वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, डीजेनरेट होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देता है। और जब ये हार्मोन्स गिरने लगते हैं तब क्या होता है? जैसे ही हार्मोन्स का सपोर्ट हटता है, एंडोमेट्रियम की वो मोटी परत खुद को मेंटेन नहीं कर पाती। उसमें जो खून की नसें थी वो सिकुड़ने लगती हैं, टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषण मिलना बंद हो जाता है। स्रोत इसे इस्कीमिक चरण कहता है। इस्कीमिया मतलब खून का बहाव कम होना। अच्छा, इसके कारण एंडोमेट्रियम की परत टूटने लगती है और अगले कुछ दिनों में ब्लीडिंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ शुरू होता है अगला पीरियड, यानी एक नया साइकिल। तो ये चक्र ऐसे पूरा होता है, तैयारी, इंतजार और नतीजा न मिलने पर सफाई और फिर से तैयारी। लेकिन आपने फॉलिकुलर चरण के बारे में बताया था कि उसकी लंबाई बदल सकती है। क्या ल्यूटियल चरण के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, और ये ल्यूटियल चरण की सबसे खास और कह सकते हैं फॉलिकुलर चरण से एकदम उल्टी बात है।
स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ल्यूटियल चरण की जो अवधि है, मतलब ओव्यूलेशन से लेकर अगले पीरियड तक का समय, हाँ, वो आश्चर्यजनक रूप से स्थिर होती है, कंसिस्टेंट। स्थिर हाँ, मतलब वो नहीं बदलती? लगभग नहीं। ज्यादातर महिलाओं में, ज्यादातर साइकिल्स में ये पीरियड करीब 12 से 14 दिनों का ही होता है। फिक्स? फिक्स। अरे ये कैसे? मतलब अगर किसी की साइकिल 25 दिन की है या 35 दिन की, ओव्यूलेशन के बाद वाला ये फेज हमेशा करीब 2 हफ्ते का ही रहेगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। सारी वेरिएशन, सारी घटबढ़ पहले हिस्से में यानी फॉलिकुलर फेज में होती है। ओव्यूलेशन के बाद का जो ल्यूटियल फेज है वो लगभग फिक्स है, 12 से 14 दिन। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब अगर किसी का फोलिकुलर फेज 10 दिन का है तो साइकिल करीब 24 दिन 10+14 की होगी, और अगर फोलिकुलर फेज 20 दिन का हुआ तो साइकिल करीब 34 दिन 20+14 की होगी। वाह! एग्जैक्टली। ये स्थिरता शायद इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉर्पस लूटियम की अपनी एक तय लाइफ होती है और शरीर को फर्टिलाइज्ड अंडे के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को तैयार रखने और उस तैयारी को बनाए रखने के लिए एक निश्चित टाइम फ्रेम चाहिए होता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बनता हुआ भ्रूण एक हार्मोन HCG बनाता है जो कॉर्पस लूटियम को जिंदा रखता है ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो HCG नहीं मिलता और कॉर्पस लूटियम का सिकुड़ना और पीरियड का आना लगभग तय समय पर होता है। तो ये जानना कि ल्यूटियल फेज की लंबाई फिक्स्ड है, ये तो ओव्यूलेशन का टाइम पता लगाने में या पीरियड कब आएगा ये जानने में भी मददगार हो सकता है। जैसे अगर किसी को पता है कि उसका ल्यूटियल फेज 14 दिन का है और वो ओव्यूलेशन का दिन ट्रैक कर ले तो पीरियड कब आएगा इसका काफी पक्का अंदाजा लगा सकती है। निश्चित रूप से ये प्रजनन स्वास्थ्य को समझने और ट्रैक करने में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये स्थिरता शरीर की अपनी एक अंदरूनी घड़ी जैसी है जो साइकिल के दूसरे हाफ को कंट्रोल करती है। तो कुल मिला के देखें तो ये मासिक धर्म चक्र एक 2 एक्ट का प्ले है। पहला एक्ट फॉलिक्यूलर तैयारी का, जिसकी लंबाई बदल सकती है, और दूसरा एक्ट है ल्यूटियल परिणाम के इंतजार का, जिसकी लंबाई लगभग तय है। और इन दोनों एक्ट्स को हार्मोन्स का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा चलाता है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये समझना कि ये चरण कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम में क्या बदलाव आते हैं, ये सब जानना महिला स्वास्थ्य को समझने की चाबी है। चलिए तो फिर आज की इस गहरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने पहले बांझपन के 2 प्रकार समझे, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, जहाँ प्राइमरी में पहले गर्भधारण नहीं हुआ होता और सेकेंडरी में पहले हो चुका होता है। बिल्कुल। फिर हमने मासिक धर्म चक्र के 2 मुख्य चरण देखे। एक फॉलिकुलर चरण, ये पहला आधा हिस्सा है जिसमें पीरियड्स होते हैं और एंडोमेट्रियम दोबारा बनती है। और सबसे अहम बात, इसकी लंबाई घट बढ़ सकती है और यही साइकिल की कुल लंबाई में फर्क लाती है। सही। और दूसरा ल्यूटियल चरण, ये ओव्यूलेशन के बाद का दूसरा आधा हिस्सा है। इसमें एंडोमेट्रियम पोषक तत्व बनाकर निषेचित अंडे के लिए तैयार होती है। और इसकी सबसे खास बात, ये चरण की लंबाई लगभग फिक्स्ड होती है, करीब 12-14 दिन। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हार्मोन गिरने से पीरियड आ जाते हैं। ये एकदम सही सारांश। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद श्रोता ये सोच सकते हैं कि अपने शरीर के इन साइकिल्स पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। मतलब स्रोत ये सीधे तौर पे तो नहीं कहता कि इस जानकारी का क्या करें, पर ये सोचने पर मजबूर करता है। जैसे क्या साइकिल के लंबाई में अचानक कोई बड़ा बदलाव आना या ल्यूटियल फेज का असामान्य रूप से छोटा या लंबा होना किसी अंदरूनी हेल्थ इशू का संकेत हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। मतलब अपने शरीर के पैटर्न को जानना शायद हमें हेल्थ के बारे में कुछ इशारे दे सकता है। बिल्कुल, ये जागरूकता हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा अलर्ट बना सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है महिला प्रजनन क्षमता और मासिक धर्म चक्र पर ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी। उम्मीद है। धन्यवाद। नमस्कार। शरीर के अंदर जो कुछ चलता है ना, वो कभी-कभी समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर जब फर्टिलिटी की बात आती है। हाँ बिल्कुल, काफी जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर जाएंगे, डिंब ग्रंथि चक्र मतलब ओवेरियन साइकिल, और उससे जुड़ी कुछ खास बातें समझेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो किसी श्रोता ने भेजे हैं। अच्छा, हाँ, तो उन नोट्स के आधार पर ही बात करेंगे। ये ओवेरियन साइकिल के कुछ बहुत जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं, जैसे ओव्यूलेशन। हाँ, ओव्यूलेशन है, फिर वो कॉर्पस लूटियम का क्या होता है, बॉडी फैट का क्या रोल है, और सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव। ये सब कैसे एक साथ काम करता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नोट्स में क्या है। सबसे पहले ओव्यूलेशन,
शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द इस साइकिल में। सही है। नोट्स कहते हैं कि डिम्ब यानी ओवम फॉलिक्यूलर फेज में मैच्योर होना शुरू होता है। हाँ, और इसमें एक हार्मोन बहुत जरूरी है, FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अच्छा। जैसा नाम है, ये फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है, मतलब उनको बढ़ने में मदद करता है। कई सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं अंडाशय में। FSH के असर से वो बढ़ने लगते हैं, पर आमतौर पर कोई एक ही फॉलिकल होता है जो मतलब रेस जीत जाता है, कह सकते हैं। अच्छा, डोमिनेंट फॉलिकल। हाँ बिल्कुल, डोमिनेंट फॉलिकल, और उसी के अंदर डिम्ब पूरी तरह से परिपक्व होता है। ठीक है, तो FSH ने शुरुआत कर दी, फिर नोट्स में ल्यूटियल फेज की शुरुआत में ग्राफियन फॉलिकल का जिक्र है। ये क्या है? देखिए, वो जो डोमिनेंट फॉलिकल पूरी तरह बड़ा और मैच्योर हो जाता है ना, उसी को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये ल्यूटियल फेज के बिल्कुल शुरुआत में, या कह लें फॉलिकुलर फेज के एकदम अंत में तैयार होता है। तो ये बस डिम्ब का घर है? घर से ज्यादा है, ये खुद भी हार्मोन्स पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, बढ़ रहा है, और इसके पूरी तरह तैयार होने में FSH के साथ साथ एक और हार्मोन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी हाथ होता है। ओके, LH। हाँ, तो ये ग्राफियन फॉलिकल वो फाइनल स्टेज है डिम के लिए, ओव्यूलेशन से ठीक पहले। समझ गई, तैयारी का आखिरी पड़ाव। और फिर होता है ओव्यूलेशन। नोट्स में लिखा है डिम ऊजेज आउट करता है। ये थोड़ा अजीब सा शब्द है। हाँ, मतलब शायद ये बताने के लिए कि ये कोई धमाका नहीं होता। ऊजेज आउट मतलब धीरे से रीस कर बाहर आना। अच्छा। ये तब होता है जब LH हार्मोन का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। हाँ, LH सर्ज। यही सर्ज ग्राफियन फॉलिकल की दीवार को थोड़ा कमजोर करता है और डिम को बाहर निकलने का सिग्नल देता है। और फिर डिम कहाँ जाता है? वो निकलकर सीधा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां वो स्पर्म का इंतजार कर सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो डिम तो चला गया अपनी यात्रा पर, लेकिन वो जो खाली हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, उसका क्या? वो बेकार हो गया? नोट्स में कॉर्पस लूटियम का जिक्र है। नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं होता। यही तो कमाल की बात है। डिम निकलने के बाद फॉलिकल का जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वो बदल जाता है। बदल जाता है? कैसे? वो एक नई चीज बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक तरह की अस्थाई ग्रंथि है। लैटिन में इसका मतलब है पीला शरीर। पीला शरीर? अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका रंग हल्का पीला सा होता है, और ये अगले स्टेज के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, निर्भर करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं। अच्छा, दो रास्ते। नोट्स कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर डिम और स्पर्म का मिलन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रहने का सिग्नल नहीं मिलता, तो कुछ दिनों में वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, काम करना बंद कर देता है। और फिर जब वो काम करना बंद करता है तो उससे निकलने वाले हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उनका लेवल गिर जाता है, और इसी हार्मोन ड्रॉप की वजह से गर्भाशय के अंदरूनी परत टूटती है और पीरियड्स आ जाते हैं। अच्छा, तो पीरियड्स का कनेक्शन इससे है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तब? नोट्स कहते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। हाँ, यहीं इसका असली हीरो वाला रोल आता है। अगर डिम्ब फर्टिलाइज हो गया, मतलब प्रेगनेंसी शुरू हो गई, तो जो शुरुआती भ्रूण बनता है ना, वो एक खास हार्मोन बनाता है, HCG। HCG, हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट वाला हार्मोन। वही, बिल्कुल। ये HCG कॉर्पस लूटियम को सिग्नल भेजता है कि भाई अभी काम बंद मत करो, तुम्हारी जरूरत है। अच्छा। तो कॉर्पस लूटियम बना रहता है और खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। ये प्रोजेस्टेरॉन शुरुआती प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्या करता है ये? ये गर्भाशय की परत को एकदम मोटा, नरम और पोषक बनाता है, ताकि फर्टिलाइज्ड अंडा वहां आराम से चिपक सके, मतलब इम्प्लांट हो सके और बढ़ना शुरू कर सके। वाह। ये तब तक ही काम करता रहता है जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप होकर ये जिम्मेदारी खुद नहीं संभाल लेता। तो एक तरह से ये शुरुआती प्रेगनेंसी का सपोर्ट सिस्टम है। कमाल है, मतलब एक खाली फॉलिकल का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाकई अद्भुत है। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन पे आते हैं, बॉडी फैट और ओव्यूलेशन। नोट्स में एक नंबर दिया है, कम से कम 14% बॉडी फैट चाहिए ओव्यूलेशन के लिए। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, ये पॉइंट अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, पर ये बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ वजन नहीं, फैट का परसेंटेज। हाँ, बात ये है कि ईस्ट्रोजन, जो कि एक मुख्य फीमेल हार्मोन है, वो सिर्फ अंडाशय में ही नहीं बनता, वो शरीर की वसा कोशिकाओं मतलब फैट सेल्स में भी स्टोर होता है और कुछ हद तक बनता भी है, बदलता भी है। अच्छा। हाँ, तो अगर शरीर में फैट बहुत कम हो तो ईस्ट्रोजन का पूरा लेवल और उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, और प्रजनन सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए, जिसमें ओव्यूलेशन भी शामिल है, ईस्ट्रोजन का सही बैलेंस बहुत जरूरी है।
तो मतलब अगर बॉडी फैट 14% से कम हो गया तो क्या होगा? एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल गड़बड़ा सकता है, पर्याप्त स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इससे जो हार्मोनल सिग्नल दिमाग से अंडाशय तक जाते हैं ना, जैसे LH और FSH? हाँ बिल्कुल, वो सिग्नल बाधित हो सकते हैं, उनमें गड़बड़ी आ सकती है और नतीजा ओव्यूलेशन या तो अनियमित हो जाएगा, इरेगुलर पीरियड्स जैसा नोट्स में लिखा है। हाँ, या फिर ओव्यूलेशन पूरी तरह रुक भी सकता है। और जब ओव्यूलेशन रुकेगा तो पीरियड्स भी बंद हो सकते हैं। इसी को एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया मतलब पीरियड्स का पूरी तरह बंद हो जाना। हाँ, ये अक्सर उन महिलाओं में देखने को मिलता है जिनका बॉडी फैट बहुत कम होता है, जैसे बहुत सीरियस एथलीट्स होती हैं या फिर जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। ये एक तरह से शरीर का सिग्नल है कि भाई अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी जैसा बड़ा काम संभाल सकूं, क्योंकि फैट मतलब एनर्जी का स्टोर। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब सेहत का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है, एक मिनिमम फैट लेवल भी चाहिए। ओके, अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, सर्वाइकल म्यूकस। नोट्स के हिसाब से ओव्यूलेशन के टाइम इसमें भी बदलाव आते हैं। जी हाँ, सर्वाइकल म्यूकस जो सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा से निकलता है, वो भी हार्मोन्स के हिसाब से बदलता रहता है और ओव्यूलेशन के आसपास इसके बदलाव बहुत मायने रखते हैं। कैसे बदलाव? नोट्स में लिखा है कि ये ज्यादा हो जाता है, पतला और ज्यादा खिंचाव वाला। सही, जैसे जैसे ओव्यूलेशन पास आता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। हाँ, इसी बढ़ते एस्ट्रोजन के असर से म्यूकस ज्यादा बनता है और उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। वो गाढ़ा और चिपचिपा होने के बजाय पानी जैसा क्लियर और चिकना हो जाता है। और खिंचाव वाला वो अंडे की सफेदी जैसा कुछ लिखा है। हाँ बिल्कुल, उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। आप उसे 2 उंगलियों के बीच खींचेंगे तो वो टूटे बिना काफी खिंच सकता है। इसी को स्पिन बारकाइट कहते हैं। ये कच्चे अंडे की सफेदी जैसा दिखता और महसूस होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? इसका क्या फायदा? नोट्स कहते हैं ये स्पर्म को मदद करता है। हाँ, इसका सीधा फायदा स्पर्म को मिलता है 2 तरह से। एक तो नॉर्मली वजाइना का माहौल थोड़ा एसिडिक होता है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए, राइट? बिल्कुल, लेकिन वो एसिडिक माहौल स्पर्म के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ओव्यूलेशन के टाइम का ये पतला पानी जैसा म्यूकस ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। ये स्पर्म को उस एसिडिक माहौल से बचाता है। ओके, प्रोटेक्शन देता है। हाँ, और दूसरा, ये पतला और चिकना म्यूकस स्पर्म के लिए तैरकर आगे बढ़ना आसान बना देता है। जैसे उनके लिए एक हाईवे बन गया हो। वो आसानी से सर्विक्स से गुजरकर यूट्रस और फिर फलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं। तो ये म्यूकस सिर्फ एक डिस्चार्ज नहीं है, ये एक्टिवली मदद कर रहा है फर्टिलाइजेशन में। एग्जैक्टली, ये फर्टिलिटी पजल का एक बहुत जरूरी एक्टिव पीस है। वाह, ये सारी जानकारी जब एक साथ जोड़कर देखो तो लगता है कि बॉडी कितनी स्मार्ट है ना? बिल्कुल, सब कुछ कितने सटीक तरीके से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो अब जो हमने समझा उसको फटाफट समेटते हैं। क्या मेन पॉइंट्स थे? हमने देखा कि ओव्यूलेशन हार्मोन्स से चलता है, FSH फॉलिकल तैयार करता है, LH डिंप को बाहर निकालता है, ठीक है। फिर खाली फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जिसके 2 रास्ते हैं, या तो वो खत्म होकर पीरियड्स लाता है, या फिर फर्टिलाइजेशन होने पर प्रोजेस्टेरॉन बनाकर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। फिर हमने बॉडी फैट की बात की, कम से कम 14% फैट जरूरी है एस्ट्रोजन बैलेंस और रेगुलर ओव्यूलेशन के लिए। हाँ, और इसकी कमी से साइकिल गड़बड़ा सकता है, यहाँ तक कि एमेनोरिया भी हो सकता है। और आखिर में सर्वाइकल म्यूकस, ओव्यूलेशन के टाइम ये बदलता है, ज्यादा पतला, खिंचाव वाला, और ये स्पर्म को रास्ता और सुरक्षा देता है। तो ये सब मिलकर क्या दिखाते हैं? मतलब बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कमाल का, बेहद नजाकत से बैलेंस किया हुआ सिस्टम है। हार्मोन्स, शरीर के अंदर के स्ट्रक्चरल बदलाव, बॉडी की एनर्जी, फैट और म्यूकस जैसे स्राव सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक साथ काम करते हैं। और इसे समझना सिर्फ उनके लिए नहीं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, ये हर किसी के लिए अपने शरीर को बेहतर जानने, उसके सिग्नल समझने में मदद करता है। इसे बॉडी लिटरेसी कह सकते हैं। बॉडी लिटरेसी, हाँ, ये अच्छा टर्म है, अपने शरीर को पढ़ना सीखना। बिल्कुल। अब इन नोट्स की जानकारी के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछे? हमने देखा कि ये सिस्टम कितना नाजुक बैलेंस पर है, हार्मोन्स का टाइमिंग, बॉडी फैट का लेवल। तो आजकल की लाइफ के जो बाहरी फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, नींद की कमी, हमारा खान पान, शायद पोल्यूशन भी, हाँ, क्या ये सब इस बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं? मतलब नोट्स ने हमें अंदर की मशीनरी बताई, पर बाहर की दुनिया का इस पर क्या असर होता होगा? ये बहुत ही वैलिड और जरूरी सवाल है।
हालांकि इन नोट्स में सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं है, पर सोचना बिल्कुल लॉजिकल है। हमारा शरीर बाहरी माहौल से अलग नहीं है। सही बात है। लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। डाइट, नींद, पर्यावरण के टॉक्सिन्स, इन सब में पोटेंशियल है कि वो इस जटिल हार्मोनल नेटवर्क में दखल दें। और इस पे काफी रिसर्च चल भी रही है। ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए भी और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि हमारी लाइफस्टाइल हमारे शरीर की इतनी गहरी प्रक्रियाओं को कैसे छू सकती है। खैर, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। काफी कुछ जानने को मिला। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। उम्मीद है। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कुछ हद तक संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। गर्भाशय की बनावट में कुछ जन्मजात यानी पैदाइशी असामान्यताएं, और ये कैसे भ्रूण के सफलतापूर्वक स्थापित होने मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को मुश्किल बना सकती हैं। हमारे पास इस पर कुछ रिसर्च और लेख है, और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो जानकारी है उसे आसान भाषा में समझें। हमारा मकसद क्या है? इन संरचनात्मक दिक्कतों को समझना। ये है क्या, बनती कैसे हैं, और सबसे जरूरी, गर्भधारण की प्रक्रिया में ये इतनी मायने क्यों रखती हैं? गर्भाशय की बनावट का सही होना कितना जरूरी है भ्रूण के लिए, है ना सैम? राइट, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए सबसे अहम बात ये समझना है कि गर्भाशय सिर्फ एक खाली जगह नहीं है। इसकी दीवारें, खासकर वो मांसपेशियों की मोटी परत जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, वो गर्भावस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही वो परत है जो फैलती है, बच्चे को सहारा देती है और डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अगर गर्भाशय की बाहरी बनावट में कोई गड़बड़ी है, तो उसका सीधा असर इस मायोमेट्रियम की सेहत और उसके काम करने के तरीके पर पड़ता है। अगर बनावट ठीक नहीं, तो मायोमेट्रियम भी शायद पूरी तरह से स्वस्थ न हो या ठीक से काम न करे। और नतीजा ये कि भ्रूण को चिपकने और बढ़ने के लिए जो अच्छी स्वस्थ जगह चाहिए, वो कम हो जाती है या उतनी अच्छी नहीं रहती। ये मायोमेट्रियम वाली बात बहुत जरूरी है। अक्सर लोग शायद सिर्फ गर्भाशय के अंदर की जगह के बारे में सोचते होंगे, लेकिन दीवार की अपनी सेहत, ये एक बिल्कुल अलग पहलू है। तो चलिए पहली असामान्यता पर आते हैं। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र काफी है, सेप्टम। सेप्टम सुनने में ये किसी दीवार जैसा लग रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। सेप्टम गर्भाशय की कैविटी, मतलब अंदर की खाली जगह के बीच में एक खड़ी दीवार या पर्दे जैसा होता है। ये दीवार गर्भाशय को या तो पूरी तरह या फिर थोड़ा सा दो हिस्सों में बांट सकती है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और दिक्कत वाली बात है, वो ये है कि ये सेप्टम सामान्य लचीली मायोमेट्रियम मांसपेशियों से नहीं बना होता है। ये ज्यादातर रेशेदार ऊतक, मतलब फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। फाइब्रस टिश्यू? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मांसपेशियों से अलग कैसे है? देखिए, फाइब्रस टिश्यू थोड़ा सख्त होता है। इसमें वो लचीलापन नहीं होता जो मांसपेशियों में होता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें अक्सर खून का दौरा, ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होती है। जबकि जो स्वस्थ मायोमेट्रियम है, वो मांसपेशियों से भरा है, उसमें अच्छा खून का दौरा होता है और वो प्रेगनेंसी के साथ फैल सकता है। तो अब सोचिए, अगर भ्रूण इस सख्त कम खून वाली फाइब्रस दीवार यानी सेप्टम पर चिपकने की कोशिश करे, तो उसे बढ़ने के लिए जो पोषण और सहारा चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पाता। अच्छा। हाँ, यही वजह है कि सेप्टम वाली जगह पर इम्प्लांटेशन या तो होता ही नहीं, या फिर अगर हो भी जाए तो मिसकैरेज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये सेप्टम न सिर्फ जगह बांटता है, बल्कि उस बंटी हुई जगह का एक बड़ा हिस्सा एक तरह से बेकार बना देता है। समझ गए? तो ये सेप्टम एक किस्म का डेड जोन जैसा बना देता है गर्भाशय के अंदर, जहां भ्रूण पनप नहीं सकता। ये जानना वाकई बहुत अहम है। अब आते हैं दूसरी असामान्यता पर। नाम इसका काफी अनोखा है, यूनिकॉन्यूएट यूटेरस। यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला। तो क्या मतलब है इसका? हाँ, नाम कुछ वैसा ही इशारा करता है, सही कहा आपने। देखिए, सामान्य गर्भाशय का आकार कैसा होता है? एक उल्टी नाशपाती जैसा, है ना? जिसके ऊपरी हिस्से में दो कोने या हॉर्न जैसे हल्के से उभार होते हैं। यूनिकॉन्वेट यूट्रस में क्या होता है कि डेवलपमेंट के दौरान गर्भाशय का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा ही बन पाता है, दूसरा नहीं। तो नतीजा होता है एक छोटा एक तरफा गर्भाशय, जिसका आकार अक्सर केले जैसा बताया जाता है,
लंबा और एक तरफ झुका हुआ। तो इसमें मुख्य दिक्कत क्या होती है फिर? सिर्फ ये कि आकार छोटा है? आकार का छोटा होना, हाँ, वो यकीनन एक बड़ी दिक्कत है। सामान्य गर्भाशय के मुकाबले इसमें भ्रूण के बढ़ने और फैलने के लिए जगह काफ़ी कम होती है। इससे प्रेगनेंसी के बाद के स्टेज में परेशानियां आ सकती हैं, जैसे बच्चे का समय से पहले हो जाना या बच्चे का टेढ़ा होना, जिसे ब्रीच कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ जगह की कमी की नहीं है। क्योंकि गर्भाशय का सिर्फ आधा हिस्सा बना है, तो मायोमेट्रियम की मांसपेशियां भी शायद कमजोर हों या उतनी असरदार ना हों। साथ ही गर्भाशय तक खून ले जाने वाली नसें भी शायद पूरी तरह विकसित ना हुई हों। और एक और ज़रूरी बात, जो स्रोत बताते हैं, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस अक्सर शरीर की दूसरी जन्मजात दिक्कतों के साथ पाया जाता है, खासकर उसी तरफ की किडनी का ना होना या ठीक से विकसित ना होना। ओहो। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि पेट में बच्चे के विकास के दौरान गर्भाशय और यूरिनरी सिस्टम, मतलब किडनी वगैरह, एक साथ ही बनते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ गर्भाशय तक ही सीमित नहीं है, इसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है। ये तो वाकई काफ़ी जटिल स्थिति लगती है। चलिए अब तीसरी असामान्यता को समझते हैं, बायकॉर्नुएट यूट्रस। बाय मतलब दो, तो क्या इसमें दो गर्भाशय होते हैं? ये यूनिकॉर्नुएट से अलग कैसे है? नहीं, देखिए, तकनीकी तौर पे इसमें दो अलग गर्भाशय नहीं होते। बायकॉर्नुएट यूट्रस एक ही होता है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से में बीच में एक गहरा गड्ढा या विभाजन होता है। इससे गर्भाशय ऊपर से देखने में थोड़ा दिल के आकार का या जैसे दो अलग अलग हॉर्न में बटा हुआ लगता है, जो नीचे आके एक हो जाते हैं। यूनिकॉर्नुएट में तो सिर्फ एक हॉर्न बनता है ना? हाँ। बायकॉर्नुएट में दोनों हॉर्न्स होते हैं, लेकिन उनके बीच का जो विभाजन है वो सामान्य से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो इसमें यूनिकॉर्नुएट के मुकाबले तो ज़्यादा जगह होगी शायद, क्योंकि दोनों हॉर्न है। फिर इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल, कुल मिला के जगह यूनिकॉर्नुएट से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दिक्कत फिर वही है, बनावट का सामान्य न होना। पहली बात, ये जो बीच का गहरा विभाजन है, ये गर्भाशय के अंदर के आकार को अनियमित बना देता है, तो भ्रूण कहाँ चिपकता है, इस पर असर पड़ सकता है। दूसरी बात, मायोमेट्रियम का वितरण और उसका काम करने का तरीका भी प्रभावित हो सकता है कि गर्भाशय के जो संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो सामान्य ना हो, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने या डिलीवरी के लिए जरूरी है। हालांकि बायकॉर्नुएट यूट्रस में प्रेगनेंसी यूनिकॉर्नुएट के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो सकती है। फिर भी मिसकैरेज, समय से पहले डिलीवरी या बच्चे की उल्टी पोजीशन का खतरा सामान्य गर्भाशय की तुलना में ज्यादा रहता है। तो मूल बात वही है, बनावट सामान्य नहीं है तो काम करने का तरीका भी प्रभावित होता है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, सेप्टम, यूनिकॉर्नुएट और बायकॉर्नुएट गर्भाशय, तो इनका भ्रूण प्रत्यारोपण और गर्भावस्था पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सभी स्थितियां मतलब बांझपन ही लाएंगी? देखिए, अनिवार्य रूप से बांझपन कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन स्थितियों के साथ भी महिलाएं गर्भवती होती हैं और सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म भी देती हैं। लेकिन हाँ, ये सभी असामान्यताएं ये निश्चित रूप से गर्भधारण करने और प्रेगनेंसी को पूरी अवधि तक बनाए रखने की संभावनाओं को कम जरूर कर देती हैं। मूल दिक्कत, जैसा हमने बार बार कहा, वो है मायोमेट्रियम की सेहत और गर्भाशय के अंदर एक सही माहौल की कमी। जैसे सेप्टम में दिक्कत है, वो रेशेदार, खराब ब्लड सप्लाई वाला टिश्यू जो इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। यूनिकॉर्नुएट में दिक्कत है जगह की कमी, शायद कमजोर मांसपेशियां और अपर्याप्त खून का दौरा। और बायकॉर्नुएट में दिक्कत है अनियमित आकार और संभवतः असामान्य कॉन्ट्रैक्शंस की। इन सभी वजहों से भ्रूण के लिए गर्भाशय की दीवार में यानी एंडोमेट्रियम और उसके नीचे की मायोमेट्रियम में सुरक्षित रूप से चिपकना और विकसित होना मुश्किल हो जाता है। इम्प्लांटेशन एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है, आप जानती हैं? जी। इसे सही जगह, सही टिश्यू और सही सहारा चाहिए होता है। ये बनावट की गड़बड़ियां इसी प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। इसीलिए इन स्थितियों में मिसकैरेज, खासकर शुरुआती महीनों में, और समय से पहले डिलीवरी का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि चुनौती सिर्फ गर्भधारण करने की नहीं है, बल्कि उसे सफलतापूर्वक आखिर तक ले जाने की भी है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण नजरिया है कि गर्भाशय की बनावट का सही होना सिर्फ जगह देने के लिए नहीं, बल्कि एक सक्रिय, सहायक और पोषण देने वाले माहौल के लिए भी जरूरी है, जिसमें मायोमेट्रियम की भूमिका बहुत अहम है। क्या इन स्थितियों का पता लगाने के तरीके हैं आजकल? हाँ, बिल्कुल हैं। आजकल काफी एडवांस्ड इमेजिंग तकनीकें आ गई हैं। आमतौर पर ट्रांसवोजाइनल अल्ट्रासाउंड या फिर 3D अल्ट्रासाउंड से इन असामान्यताओं का काफी हद तक अंदाजा लग जाता है। अच्छा। ज्यादा साफ तस्वीर के लिए या पुष्टि करने के लिए MRI स्कैन या हिस्टेरोस्कोपी,
हिस्टेरोस्कोपी में एक छोटा कैमरा गर्भाशय के अंदर डालकर देखते हैं, जी। तो ये जांचें भी की जा सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ स्थितियों में जैसे कि सेप्टम, उसे हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी से हटाया भी जा सकता है। अरे वाह! हाँ। जिससे प्रेगनेंसी की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। यूनिकॉन्वेट या बाइकॉन्वेट यूट्रस का इलाज आमतौर पर बनावट को ठीक करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान खास निगरानी और देखभाल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब निदान और कुछ हद तक उपचार भी संभव है। ये जानकारी यकीनन उन लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद जगा सकती है जो इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो आज हमने गर्भाशय की 3 मुख्य जन्मजात संरचनात्मक असामान्यताओं पर बात की: सेप्टम, यूनिकॉन्वेट यूट्रस और बाइकॉन्वेट यूट्रस। हमने समझा कि ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, बल्कि ये कैसे मायोमीट्रियम की सेहत को प्रभावित करती हैं और भ्रूण के इम्प्लांटेशन और विकास के लिए स्वस्थ जगह को कम कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अब काफी साफ है कि गर्भाशय की शारीरिक बनावट, उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, वो भ्रूण प्रत्यारोपण और गर्भावस्था की सफलता में कितनी अहम भूमिका निभाती है। ये कुदरत की एक बहुत ही जटिल और अद्भुत इंजीनियरिंग है, और जब इसमें कोई पैदाइशी गड़बड़ी होती है तो उसके नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं। ये सिर्फ एंडोमेट्रियम यानी अंदरूनी परत की तैयारी का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी दीवार की बनावट और उसके काम करने की क्षमता का सवाल है। और अब जाते जाते एक विचार, जिस पर हमारे स्रोत बहुत हल्का सा इशारा करते हैं, लेकिन वो सोचने पर मजबूर करता है, वो है हार्मोन की भूमिका। हमने आज बनावट पर फोकस किया, लेकिन शरीर में हार्मोन भी तो प्रेगनेंसी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये संरचनात्मक दिक्कतें हार्मोन के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं, या शायद नहीं बिठा पाती। ये एक बहुत ही गहरा और अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन ही तो गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम को हर महीने तैयार करते हैं भ्रूण के स्वागत के लिए। ये हार्मोन मायोमेट्रियम पर भी असर डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गर्भाशय की असामान्य बनावट इन हार्मोन के प्रति टिश्यू की प्रतिक्रिया को बदल देती है? जैसे क्या यूनिकॉन्वेट यूट्रस की एंडोमेट्रियम हार्मोन के सिग्नल को सामान्य रूप से पकड़ पाती है, या क्या सेप्टम का वो फाइब्रस टिश्यू हार्मोन से बिल्कुल अप्रभावित रहता है? या फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या शरीर में हार्मोन का असंतुलन खुद इन संरचनात्मक असामान्यताओं के विकास में कोई भूमिका निभा सकता है जब गर्भ में बच्चा बन रहा हो? ये भी एक संभावना है जिस पर शोध चल रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का सही संतुलन मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल संभव है कि संरचनात्मक असामान्यताएं न सिर्फ भौतिक जगह और मांसपेशियों के काम को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोकल हार्मोनल माहौल या हार्मोन रिसेप्टर्स के काम करने के तरीके को भी बदल सकती हैं। ये आपसी क्रिया बहुत जटिल है। हम जानते हैं कि सफल इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम का रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होना जरूरी है। जी हाँ। और ये ग्रहणशीलता काफी हद तक हार्मोन पर निर्भर करती है। अगर बनावट की गड़बड़ी इस ग्रहणशीलता को प्रभावित करती है तो ये इम्प्लांटेशन फेल होने का एक और कारण बन सकता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बनावट, हार्मोन और मॉलिक्यूलर संकेतों के बीच के जटिल रिश्तों को समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। ये शायद भ्रूण प्रत्यारोपण की सफलता की पहेली का एक और अहम टुकड़ा है। बिल्कुल। तो बनावट अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हार्मोन्स के साथ उसका रिश्ता इस पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। एक ऐसा विषय जिस पर शायद भविष्य में हमें और जानकारी मिले। नमस्कार। आज हम महिला प्रजनन स्वास्थ्य के कुछ बहुत ही जरूरी और दिलचस्प पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक स्रोत है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड फिजियोलॉजी। इसमें काफी जानकारी है। तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, सरल भाषा में समझें। खासकर ये जो मेन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और फैलोपियन ट्यूब्स का भी रोल। हाँ, और फैलोपियन ट्यूब्स का क्या फंक्शन है, वो कितना नाजुक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विषय में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जो मुख्य प्रजनन हार्मोन है, ये तो शरीर के केमिकल मैसेंजर जैसे हुए, है ना? एग्जैक्टली। पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं एक तरह से। तो पहला है एस्ट्रोजन।
स्रोत कहता है कि ये अंडाशय मतलब ओवरीज बनाती हैं और इसका सबसे कॉमन काम तो प्यूबर्टी वाले बदलावों से जुड़ा है, सही है? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोजन ही है जो लड़कियों में वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट या बॉडी शेप में बदलाव लाता है। पर इसका काम सिर्फ वहीं तक नहीं है। जो मासिक धर्म चक्र का पहला फेज होता है, फॉलिक्यूलर फेज, अच्छा, उसमें एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और ये गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है, एंडोमेट्रियम, उसे भी मोटा करने लगता है। मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयारी शुरू। ओके, तो ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, अंदरूनी तैयारी भी शुरू करता है। जी स्रोत में एक और बात थी कि एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच इन हार्मोन्स को रोकता है, इनहिबिट करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं? तैयारी भी और रोक भी? नहीं, ये एक्चुअली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम है। इसे हम नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। अच्छा, फीडबैक लूप। हाँ, जब फॉलिकल बड़ा हो रहा होता है और एस्ट्रोजन बना रहा होता है, तो ये बड़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि भाई अब काफी एस्ट्रोजन है और एफएसएच बनाने की जरूरत नहीं है। ओके। इससे पक्का होता है कि आमतौर पर एक साइकिल में बस एक ही मेन फॉलिकल तैयार हो, ज्यादा अंडे ना पकें। ये बॉडी का तरीका है रिसोर्स बचाने का। समझ गया। अगर ये कंट्रोल ना हो तो मल्टीपल फॉलिकल्स बढ़ सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं है। तो ये रोकथाम असल में प्रोसेस को ट्रैक पर रखने के लिए है, सही टाइम सही मात्रा। ओके, अब आते हैं अगले हार्मोन पर, प्रोजेस्टेरॉन। स्रोत के हिसाब से ये कॉर्पस लूटियम से निकलता है। कॉर्पस लूटियम ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडा फॉलिकल से बाहर आता है, हाँ। तो जो बचा हुआ फॉलिकल है वो एक टेम्पररी ग्लैंड जैसी चीज में बदल जाता है। उसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। अच्छा, टेम्पररी ग्लैंड। जी, और उसका मेन काम है प्रोजेस्टेरॉन बनाना। और जैसा आपने कहा, प्रोजेस्टेरॉन का प्राइमरी काम है एंडोमेट्रियम को और ज्यादा मोटा करना, उसमें पोषक तत्व और ब्लड वेसल्स बढ़ाना, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके, उसे पोषण मिले। ये हार्मोन साइकिल के दूसरे हाफ यानी ल्यूटियल फेज में डोमिनेंट होता है। तो एस्ट्रोजन ने तैयारी शुरू की, प्रोजेस्टेरॉन ने उसे फाइनल टच दिया। जैसे घर सजा दिया मेहमान के लिए। बिल्कुल सही। पर प्रोजेस्टेरॉन के बारे में स्रोत में एक और पॉइंट है जो थोड़ा ध्यान खींचता है। हाँ, क्या? उसमें लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच और एलएच के स्त्राव को स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है। हाँ? स्टिमुलेट? अभी तो हमने सुना एस्ट्रोजन रोकता है, और जनरली लगता है कि प्रोजेस्टेरॉन भी हाई लेवल पर रोकता ही है। हाँ, ये स्रोत का एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे गौर करना चाहिए। देखिए, हार्मोन्स का इंटरैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उनका असर अक्सर कॉन्टेक्स्ट, लेवल और दूसरे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। जनरल रूल तो यही है कि ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल मिलकर एफएसएच और एलएच को दबाता है, ताकि नए फॉलिकल ना बने। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन हो सकता है कि स्रोत किसी खास सिचुएशन की बात कर रहा हो, या साइकिल के किसी खास पल की, या शायद प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल या बढ़ता हुआ लेवल थोड़ी देर के लिए एफएसएच एलएच पर कुछ स्टिमुलेटिंग असर डालता हो, इससे पहले कि हाई लेवल का सप्रेशन वाला इफेक्ट आए। अच्छा, तो स्रोत की ये बात हमें याद दिलाती है कि इन हार्मोन्स की बातचीत कोई सिंपल ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक डायनामिक डांस है। सही कहा। ये हार्मोनल बैलेंस की बारीकियों को दिखाता है। वाकई ये बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड वाले दो और हार्मोन्स। पहला एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी, नाम से ही लग रहा है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। स्रोत कहता है कि ये हर साइकिल में एक ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करता है। ये एक पर जोर क्यों? ये एक पर जोर देना ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी है। देखिए, एफएसएच कई छोटे फॉलिकल्स को ग्रो करना शुरू करवाता है, लेकिन आमतौर पर सिर्फ एक ही फॉलिकल डोमिनेंट बनता है और पूरा मैच्योर होता है। अच्छा, सिर्फ एक? क्यों? ऐसा उस फॉलिकल की बढ़ती ईस्ट्रोजन बनाने की क्षमता और एफएसएच के लिए उसकी सेंसिटिविटी के कारण होता है। ये सिलेक्टिव प्रोसेस पक्का करता है कि नॉर्मली हर महीने एक ही अंडा ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो। जैसा हमने पहले कहा, ये रिसोर्स बचाता है और मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब ट्विन्स या ज्यादा, के चांस को नेचुरली लिमिट करता है, जो इंसानों के लिए हमेशा से थोड़ा रिस्की रहा है। तो ये नेचर का तरीका है फोकस बनाए रखने का। इंटरेस्टिंग। और चौथा हार्मोन है एलएच, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी से ही। हाँ। स्रोत के मुताबिक ये फॉलिकल की मैच्योरिटी को फाइनल करता है, मतलब एफएसएच शुरू करे और एलएच फिनिश करे। हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं।
LH मैच्योरिटी के फाइनल स्टेप्स को बूस्ट करता है, लेकिन उसका सबसे ड्रामेटिक और जरूरी काम है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना। ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना, जी। साइकिल के बीच में जब एस्ट्रोजन का लेवल एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तो ये पिट्यूटरी पर एक पॉजिटिव फीडबैक डालता है। इससे LH का लेवल अचानक और तेजी से बढ़ता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज, और स्रोत में इसका टाइम भी दिया है। लिखा है कि LH पीक के 10-12 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है। ये तो बिल्कुल घड़ी की तरह सटीक है। बिल्कुल, ये LH सर्ज ही वो की सिग्नल है जो फॉलिकल की दीवार को कमजोर करके उसे रप्चर करने यानी फोड़ने और मैच्योर अंडे को बाहर निकालने के लिए कहता है। ये टाइमिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और प्रेगनेंसी प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा। तो ओवरऑल देखें तो ये चारों हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH और LH एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ी सधी हुई सिम्फनी की तरह काम करते हैं। हाँ। एक दूसरे के लेवल को असर करते हैं, सही टाइम पर सिग्नल भेजते हैं और मिलकर फॉलिकल डेवलपमेंट, अंडे की रिलीज और यूट्रस की तैयारी, इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अद्भुत बैलेंस है ये। हार्मोन्स का जाल वाकई कमाल है। चलिए अब डिस्कशन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, फिलोपियन ट्यूब। स्रोत साफ कहता है कि ट्यूब का पेटेंट होना, मतलब खुला और बिना रुकावट के होना, बहुत जरूरी है। क्यों? फिलोपियन ट्यूब, जिसे हम डिंबवाहिनी भी कहते हैं, वो सिर्फ एक पाइप नहीं है, वो एक डायनामिक ऑर्गन है जिसके कई जरूरी काम है रिप्रोडक्शन में। ओके। पहला, वो ओवरी से निकले अंडे को कैच करती है, फिर वो स्पर्म के लिए अंडे तक पहुंचने का रास्ता देती है। फर्टिलाइजेशन अक्सर ट्यूब के बाहरी हिस्से में ही होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है? हाँ, अक्सर। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो उस शुरुआती एम्ब्रियो को पोषण देती है और धीरे धीरे उसे यूटेरस की तरफ धकेलती है जहां वो इम्प्लांट हो सके। इस पूरी जर्नी के लिए ट्यूब का खुला होना, पेटेंट होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर रास्ता बंद है तो स्पर्म और एग मिल नहीं सकते। या मिल भी गए तो? हाँ, या अगर मिल भी गए, फर्टिलाइज्ड एग यूरेट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। और स्रोत कहता है कि ये रास्ता बंद हो सकता है, खासकर स्कारिंग की वजह से, निशान बन जाने से। जी। इसके कारणों में इन्फेक्शन का जिक्र है, जैसे फटा हुआ अपेंडिक्स या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID। ये अपेंडिक्स वाली बात थोड़ी हैरान करने वाली है। अपेंडिक्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उसका रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना? ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब नजदीकी का मामला है। अपेंडिक्स पेट के नीचे दाहिने हिस्से में होता है, जो राइट फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के काफी पास है। अच्छा। हाँ, जब अपेंडिक्स फटता है तो बैक्टीरिया और पस पेट की कैविटी में फैल जाते हैं। इससे पेरिटोनाइटिस जैसा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। ओह। ये इन्फेक्शन और सूजन आसपास के ऑर्गन्स तक फैल सकती है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब भी शामिल है। बॉडी जब इस इन्फेक्शन से लड़ती है और हील करती है तो सूजन वाली जगह पर स्कार टिश्यू बन सकता है या अडहेशंस हो सकते हैं, मतलब ऑर्गन्स आपस में चिपक सकते हैं। चिपक सकते हैं? हाँ, ये स्कार टिश्यू ट्यूब के अंदर या बाहर बन सकता है, उसे सिकोड़ सकता है, मोड़ सकता है या पूरा ब्लॉक कर सकता है। बाप रे। तो पेट के एक हिस्से का इन्फेक्शन सीधे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो पास हैं। बिल्कुल, ये शरीर की बनावट की एक वल्नरेबिलिटी है। और PID के बारे में स्रोत कहता है कि ये यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन है। ये कैसे होता है? PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे क्लैमिडिया या गोनोरिया से होता है, हालांकि दूसरे बैक्टीरिया भी कर सकते हैं। ओके। ये इन्फेक्शन वजाइना और सर्विक्स से ऊपर चढ़कर यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब्स और कभी-कभी ओवरीज तक पहुंच जाते हैं। ये सीधे ट्यूब्स की अंदरूनी लाइनिंग में गंभीर सूजन, जिसे साल्पिंजाइटिस कहते हैं, पैदा करता है। साल्पिंजाइटिस? जी। इस सूजन से ट्यूब की नाजुक बनावट को नुकसान पहुंचता है और हीलिंग प्रोसेस में यहाँ भी स्कारिंग और ब्लॉकेज हो सकती है। PID फीमेल इनफर्टिलिटी के सबसे कॉमन और प्रिवेंटेबल कारणों में से एक है। हाँ। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा भी बहुत बढ़ा देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जब बच्चा ट्यूब में ही? हाँ, जब एम्ब्रियो ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। तो इन्फेक्शन चाहे अपेंडिक्स से पहले या STI से हो, दोनों ही ट्यूब्स के लिए खतरनाक हैं और स्कारिंग से उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत में ट्यूब के अंदर सिलिया का भी जिक्र है। ये क्या है और इनका क्या काम है? सिलिया फेलोपियन ट्यूब की अंदरूनी परत पर लाखों बहुत छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाल जैसे? हाँ, माइक्रोस्कोपिक। आप उन्हें छोटे लचीले ब्रश के रेशो जैसा सोच सकती हैं। ये सिलिया लगातार एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक खास डायरेक्शन में यूट्रस की तरफ लहराते रहते हैं। लहराते रहते हैं? जी।
उनका मेन काम है ओव्यूलेशन के बाद अंडे को पकड़ना और उसे धीरे धीरे ट्यूब से नीचे यूट्रस की तरफ धकेलना। अच्छा। अंडे में खुद चलने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो पूरी तरह सीलिया के इस मूवमेंट और ट्यूब की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही डेलिकेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वाह, ये तो बॉडी के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक कन्वेयर बेल्ट जैसा हुआ। ये जानना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन स्रोत में इसी से जुड़ी एक चिंताजनक बात भी है, स्मोकिंग का असर। कहा गया है कि सिगरेट पीने वालों में इन सीलिया की मोटिलिटी, मतलब उनके हिलने डुलने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और स्रोत इसे सही पॉइंट आउट कर रहा है। सिगरेट के धुएं में जो केमिकल्स होते हैं जैसे निकोटीन, कैडमियम, वो सिलिया के लिए टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक? हाँ, जहरीले। वो सिलिया के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं और उनकी लहराने की स्पीड को धीमा कर देते हैं या कभी-कभी बिल्कुल रोक भी सकते हैं। ओह! जब सिलिया ठीक से काम नहीं करते तो अंडे का ट्रांसपोर्ट धीमा हो जाता है या रुक जाता है। और स्रोत के मुताबिक इसका सीधा रिजल्ट है फर्टिलिटी में कमी। ये कनेक्शन कितना डायरेक्ट है? ये कनेक्शन बहुत डायरेक्ट और अहम है। अगर सिलिया अंडे को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे? एक तो अंडा स्पर्म से मिलने के लिए सही टाइम पर सही जगह नहीं पहुंच पाता, फर्टिलाइजेशन का चांस कम हो जाता है। ओके। दूसरा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो एम्ब्रियो को यूट्रस तक पहुंचने में देर लग सकती है। अगर एम्ब्रियो ज्यादा देर ट्यूब में रह गया तो उसके ट्यूब में ही इम्प्लांट होने यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है, जो एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। ओह हाँ। या फिर एम्ब्रियो यूट्रस पहुंचने से पहले ही खत्म हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग सिर्फ लंग्स और हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सीधे सीधे फलोपियन ट्यूब के इस नाजुक काम में रुकावट डालकर फर्टिलिटी को भी कम करती है, जैसा कि स्रोत साफ बता रहा है। सही है। ये लाइफस्टाइल चॉइस का प्रजनन स्वास्थ्य पर डायरेक्ट असर का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो आज की इस चर्चा से हमने काफी कुछ सीखा। हमने देखा कैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स लेकिन सटीक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। मासिक धर्म चक्र और रिप्रोडक्शन की नींव रखते हुए हर हार्मोन का अपना खास रोल, अपना सही टाइम, और वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि फैलोपियन ट्यूब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक एक्टिव और बहुत नाजुक ऑर्गन है। हाँ। उसका खुला रहना और उसके अंदर की सीलिया जैसी माइक्रोस्कोपिक चीजों का सही काम करना सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए कितना जरूरी है, ये बॉडी की कॉम्प्लेक्स मशीनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, और ये भी क्लियर हुआ कि कैसे बाहरी फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, चाहे अपेंडिक्स से हो या पीआईडी से स्कारिंग करके इस नाजुक रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। जी। और हमारी आदतें जैसे स्मोकिंग कैसे सीधे तौर पर इसके माइक्रो फंक्शनिंग जैसे सीलिया की मूवमेंट को अफेक्ट करके फर्टिलिटी पर असर डाल सकती हैं। इन प्रोसेसेस को समझना हमें न सिर्फ फीमेल बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की तारीफ करने में मदद करता है, बल्कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस को भी अंडरलाइन करता है। सही बात है। ये नॉलेज हमें समझने में मदद करती है कि कैसे अलग-अलग हेल्थ कंडीशंस, इन्फेक्शंस या लाइफस्टाइल चॉइसेस फर्टिलिटी को गहराई से अफेक्ट कर सकते हैं, और ये जानकारी हमें हेल्थ के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यहाँ एक और सोचने वाली बात सामने आती है जो स्रोत से ही निकलती है। स्रोत ने बताया कि पीआईडी यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब दोनों का इन्फेक्शन है और ये ट्यूब को डैमेज करता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स के सीधे कनेक्शन और एक हिस्से की प्रॉब्लम का दूसरे पर असर दिखाता है। सही है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर यूट्रस और ट्यूब इतने करीब से जुड़े हैं और एक का इन्फेक्शन दूसरे को अफेक्ट कर सकता है, तो इस सिस्टम के अंदर और कौन सी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कमजोरियां या आपसी निर्भरताएं हो सकती हैं? मतलब और क्या-क्या जुड़ा हो सकता है? हाँ, जैसे क्या यूट्रस की हेल्थ, मान लीजिए फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है? या क्या उनकी कॉमन ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई भी उन्हें एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव बनाती है? स्रोत हमें इन गहराइयों में जाने के लिए इशारा करता है, ये सोचने के लिए कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में और कहाँ-कहाँ ऐसे छुपे हुए कनेक्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में हमें शायद अभी पूरी जानकारी ना हो। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा है, पुरुष प्रजनन क्षमता और यौन क्रिया।
हमारे पास मेल फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन इस सोर्स से कुछ अंश है और हमारा इरादा है कि इनसे जो मुख्य जानकारी है उसे समझें। मतलब पुरुष फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें इसे प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए इस विषय की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये कपल्स की लाइफ, फैमिली प्लानिंग, इन सब पर असर डालता है। अक्सर ना इस पर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन इसकी जो बायोलॉजिकल जटिलता है उसे समझना जरूरी है। ये दिखाता है कि हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का बेस क्या है? सोर्स के हिसाब से कहानी तो स्पर्म मतलब शुक्राणु से शुरू होती है। अच्छी फर्टिलिटी के लिए क्या चीज सबसे अहम है? हाँ, और देखिए सोर्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। सिर्फ स्पर्म काउंट मतलब संख्या की बात नहीं है। सफल फर्टिलिटी के लिए ना कम से कम 50% स्पर्म का आकार मतलब मॉर्फोलॉजी और उनकी गति यानी मोटिलिटी समान होनी चाहिए। 50%? मुझे तो लगता था बस नंबर ज्यादा होने चाहिए, लाखों में होते हैं। लेकिन ये क्वालिटी वाली बात, आकार और गति, ये तो सोचने वाली है। मतलब बहुत सारे स्पर्म होना ही काफी नहीं है, उनका फिट होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे समझिए लाखों सैनिक हैं लेकिन आधे चल ही नहीं सकते या ठीक से निशाना नहीं लगा सकते, तो सेना की ताकत कम हो गई ना। वैसा ही कुछ यहाँ है। नंबर जरूरी है पर एक पॉइंट के बाद क्वालिटी ज्यादा जरूरी हो जाती है। उन्हें अंडे तक का लंबा सफर तय करना है, फिर अंडे में घुसना भी है। इसके लिए सही शेप और अच्छी स्पीड दोनों चाहिए। ये बात समझ में आई। अच्छा, तो सोर्स ये भी बताता है कि कौन सी चीजें हैं जो इन स्पर्म्स के नंबर और क्वालिटी को मतलब कम कर सकती है। ये जानना जरूरी लगता है। हाँ, और लिस्ट काफी प्रैक्टिकल है। इसमें रोज की चीजें भी हैं। एक बड़ा फैक्टर है स्क्रोटम यानी अंडकोश, उसका टेम्परेचर बढ़ जाना। हमारा शरीर ना अंडकोश को बॉडी से थोड़ा बाहर रखता है, इसीलिए कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, बॉडी टेम्परेचर से करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस कम। दिलचस्प। शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम है, तो ये तापमान बढ़ कैसे सकता है? कई तरीकों से। सोर्स बताता है जैसे बार बार गर्म पानी के टब या सोना का इस्तेमाल करना, या फिर बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर या पैंट पहनना जो स्क्रोटम को बॉडी के पास दबाए रखते हैं। लैपटॉप भी अगर लंबे समय तक गोद में रखकर काम करे तो वो भी गर्मी बढ़ा सकता है। और एक मेडिकल कंडीशन भी है, वेरिकोसील कहते हैं उसे। उसमें नसें सूज जाती हैं और गर्मी बढ़ जाती है। अरे, मतलब टाइट जीन्स या रोज गर्म पानी से नहाना भी असर डाल सकता है। ये तो बहुत ही आम बात है। हाँ, अगर नियमित रूप से और लंबे समय तक हो तो असर पड़ सकता है सोर्स के अनुसार। ये छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर भी असर डाल सकते हैं। फिर कुछ पदार्थों का सेवन, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे बहुत ज़्यादा शराब पीना, मैरिजुआना या कोकीन का इस्तेमाल करना। ये सब स्पर्म के नंबर, उनकी गति और उनके आकार तीनों पर बुरा असर डालते हैं। शराब और ड्रग्स का तो सुना था, पर ये जानना कि ये सीधे स्पर्म क्वालिटी पर असर करते हैं, ये जरूरी है। और क्या फैक्टर्स हैं? कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे स्क्रोटम में कोई पुरानी चोट लगी हो, या फिर अगर किसी को एडल्ट होने पर मम्प्स मतलब गलसुआ हुआ हो। मम्प्स वैसे तो लार ग्रंथियों की बीमारी है, पर बड़ों में कभी-कभी ये अंडकोश में सूजन कर देता है, जिसे ऑर्काइटिस कहते हैं। और ये स्पर्म प्रोडक्शन को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। और हाँ, कुछ जन्मजात या डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और लाइफस्टाइल से जुड़ा एक और फैक्टर जिसका जिक्र है सोर्स में, सिगरेट पीना। जी हाँ, स्मोकिंग, उसे भी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम करने वाले फैक्टर के तौर पर पहचाना गया है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, टेम्परेचर, नशीले पदार्थ, चोट, बीमारियां, स्मोकिंग, तो सबक ये है कि मेल फर्टिलिटी सिर्फ जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करती। ये काफी हद तक हमारे आसपास के माहौल और हमारी रोज की आदतों, हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करती है। ये शरीर की ओवरऑल हेल्थ का एक बड़ा सेंसिटिव इंडिकेटर हो सकता है। तो ये तो हुई स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात, और ये भी कि बाहरी चीजें कैसे असर डालती हैं। लेकिन इन स्पर्म्स के बनने की प्रक्रिया और बाकी यौन क्रियाओं को शरीर के अंदर कौन कंट्रोल करता है? मतलब क्या इसमें हार्मोन्स का कोई रोल है? बिल्कुल है। और यहीं पर टेस्टोस्टेरोन, जो मेन मेल हार्मोन है, वो पिक्चर में आता है। ये मेल सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी के लगभग हर पहलू के लिए बेहद जरूरी है। सोर्स इसके कई मुख्य काम बताता है। अच्छा, क्या है वो मुख्य काम? सबसे पहला लिबिडो यानी यौन इच्छा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल सीधा सीधा सेक्सुअल इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, ये स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए भी जरूरी है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर काम करता है ताकि स्पर्म बन सकें। ओके,
तो ये स्पर्म वाले पहले पॉइंट से सीधा जुड़ गया। और तीसरा इरेक्शन, उसे प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता। टेस्टोस्टेरोन लिंग में ब्लड फ्लो और टिश्यूज के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि इरेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स सब शामिल है, पर टेस्टोस्टेरोन का रोल अहम है। और चौथा इजैकुलेशन यानी स्खलन, उसकी प्रक्रिया भी टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती है। यानी लिबिडो से लेकर स्पर्म बनने और फिजिकल एक्शन तक हर जगह टेस्टोस्टेरोन है। तो क्या ये समझना सही है कि टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल मेल सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी की नींव जैसा है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। इसे आप एक तरह का मास्टर रेगुलेटर समझ सकती हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है ना, जब इसका लेवल सही होता है तो बाकी सिस्टम सही तालमेल में काम करते हैं। अगर लेवल कम हो जाए तो कई असर हो सकते हैं। लिबिडो कम होना, स्पर्म प्रोडक्शन में गिरावट, इरेक्शन में दिक्कत, यहाँ तक कि मूड और एनर्जी लेवल पे भी असर पड़ता है। सोर्स ये साफ करता है कि ये हार्मोन कितना सेंट्रल है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की ये सेंट्रल भूमिका समझ में आती है। अब आते हैं यौन क्रिया के एक और अहम फिजिकल पहलू पर, इरेक्शन। सोर्स कहता है कि फर्टिलिटी के लिए सिर्फ इरेक्शन होना ही काफी नहीं है, इसमें कुछ और भी जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन क्रिटिकल पॉइंट है। सोर्स बताता है कि अच्छी फर्टिलिटी के लिए इरेक्शन को इतनी देर तक बनाए रखना जरूरी है कि इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर हो सके, और सिर्फ अंदर नहीं बल्कि खास तौर पर सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा के पास हो सके। गर्भाशय ग्रीवा के पास क्यों? इसका क्या खास महत्व है? देखिए, सर्विक्स जो है वो यूटरस यानी गर्भाशय का निचला संकरा हिस्सा है जो वजाइना में खुलता है। यहीं से स्पर्म यूटरस में एंट्री लेते हैं और फिर फेलोपियन ट्यूब की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, जहां अंडाणु यानी एग मिल सकता है। अच्छा। अगर इजैकुलेशन सर्विक्स से दूर होता है तो स्पर्म को वजाइना के एसिडिक माहौल में ज्यादा देर रहना पड़ता है और उनके लिए यूटरस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो सही जगह और सही टाइमिंग जरूरी है। ओह, इसका मतलब इरेक्शन की ड्यूरेशन और स्टेबिलिटी सीधे तौर पर स्पर्म्स के लिए सही लॉन्च पैड तक पहुंचने के चांस को प्रभावित करती है। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि फर्टिलिटी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया का एक अहम मैकेनिकल पहलू है, आप कह सकते हैं। सोचिए, स्पर्म बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक है, लेकिन इरेक्शन काफ़ी देर तक नहीं रहता या इजैकुलेशन सही जगह पर नहीं होता तो सारी तैयारी बेकार जा सकती है। ये दिखाता है कि फर्टिलिटी प्रोसेस में फिजिकल मैकेनिज्म कितना सटीक और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। ये एक चेन की तरह है, हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। ये वाकई पूरी प्रक्रिया के कोऑर्डिनेशन को दिखाता है, हार्मोनल लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर और मैकेनिकल लेवल पर भी। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन पर असर। सही कहा। और इसी चेन की आखिरी लेकिन उतनी ही जरूरी कड़ी है इजैकुलेशन यानी स्खलन। हाँ, स्खलन। सोर्स इसके बारे में क्या कहता है? सफल फर्टिलिटी के लिए ये कैसा होना चाहिए? सोर्स इजैकुलेशन के बारे में 2 मुख्य शर्तें बताता है जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी हैं। पहली शर्त तो सीधी है, इजैकुलेशन होना चाहिए, मतलब सीमन यानी वीर्य उसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें इजैकुलेशन नहीं हो पाता या फिर रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेड मतलब सीमन लिंग से बाहर आने के बजाय वापस ब्लैडर यानी मूत्राशय में चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती। अच्छा, ये तो क्लियर है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जो सीमन इजैकुलेट होता है उसमें काफी संख्या में हेल्दी स्पर्म होने चाहिए। और ये बात हमें फिर से हमारे शुरुआती पॉइंट पर ले जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी। यानी इजैकुलेशन सिर्फ सीमन का निकलना नहीं है, उस सीमन में जिंदा तैरने वाले स्पर्म का होना भी उतना ही जरूरी है। तो ये पूरा सर्कल पूरा हो गया। हेल्दी स्पर्म बने, क्वालिटी और क्वांटिटी, टेस्टोस्टेरोन उन्हें और बाकी फंक्शंस को सपोर्ट करे, हार्मोनल बैलेंस, इरेक्शन उन्हें सही जगह पहुंचाने में मदद करे, मैकेनिकल डिलीवरी, और आखिर में इजैकुलेशन उन्हें यात्रा पर भेजे, पर तभी जब सीमन में काफी हेल्दी स्पर्म हो, पेलोड। बिल्कुल सही तरह से जोड़ा आपने, एकदम परफेक्ट सिंथेसिस। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मेल फर्टिलिटी कोई एक चीज नहीं है, ये कई स्टेप्स वाली एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड प्रक्रिया है। इसमें हेल्दी स्पर्म का लगातार बनना, उन्हें एक्टिवेट करने और सेक्सुअल फंक्शन के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल, इरेक्शन को इफेक्टिवली पाने और मेंटेन करने की फिजिकल क्षमता, और आखिर में एक ऐसा इजैकुलेशन जिसमें काफी संख्या में हेल्दी मोटाइल स्पर्म हो, ये सब शामिल हैं। ये सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं। किसी एक में भी कमी पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ सकते हैं।
ये सोचना भी अजीब है कि कितनी सारी चीजें एक साथ सही होनी चाहिए। हाँ, और यही बहुत फर्टिलिटी हेल्थ को इतना डेलिकेट बनाती है। ये सिर्फ शरीर के अंदरूनी बैलेंस पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि जैसा हमने देखा, बाहरी फैक्टर्स और लाइफस्टाइल भी इसे काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो हमने आज सोर्स के हिस्सों के आधार पर मेल फर्टिलिटी के मुख्य पिलर्स को समझा। स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सेंट्रल रोल, इरेक्शन की मैकेनिकल ज़रूरतें और आखिर में इजैक्यूलेशन की शर्तें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब पहलू एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये जानकारी हमें याद दिलाती है कि फर्टिलिटी हेल्थ कितनी कॉम्प्लेक्स है। ये अलग अलग फिजिकल फंक्शंस के सटीक तालमेल पर निर्भर करती है। सोर्स में जो फैक्टर्स बताए गए, जैसे टेम्परेचर में हल्का सा बदलाव, रोज़ की आदतें जैसे स्मोकिंग या कुछ पदार्थों का सेवन, ये दिखाते हैं कि ये सिस्टम बाहरी असर के प्रति कितना सेंसिटिव हो सकता है। ये सिर्फ बड़ी बीमारियों की बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। भी अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ाकर स्पर्म प्रोडक्शन पर असर डाल सकती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें लंबे समय तक बैठना, स्ट्रेस, कुछ खास तरह के कपड़े पहनना शामिल है, ये अनजाने में ही सही इस नाजुक बायोलॉजिकल बैलेंस को कैसे इम्पैक्ट कर रही होगी। शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना कितना जरूरी है। निश्चित रूप से ये शरीर के होम्योस्टैसिस, मतलब आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता को दिखाता है, और ये भी कि फर्टिलिटी सिस्टम इस बैलेंस के प्रति कितना सेंसिटिव है। ये एक रिमाइंडर है कि हेल्थ के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शायद फैमिली शुरू करने की सोच रहे हैं, बल्कि ये जनरल हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रोज के जो चुनाव हैं, वो हमारे शरीर की सबसे बेसिक प्रक्रियाओं पर भी कितना गहरा असर डाल सकते हैं। इस पर यकीनन और गहराई से सोचा जा सकता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इस नाजुक संतुलन के लिए ज़्यादा सपोर्टिव कैसे बना सकते हैं।